पेपर पेन कॉपी सब कुछ लेके बैठिएगा और नोट कीजिएगा। देखिए एक बात याद रखिए, सिर्फ यहां सही गलत नहीं देखना है, उसको आपको नोट करना है और नोट करके फिर उसको प्रैक्टिस की अभ्यास है। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तैयारी उतनी ही जबरदस्त आपकी होती जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना लाग लपेट के, बिना टाइम बर्बाद किए हुए, रवि श्याम की तुलना में बहुत डैश 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 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ध्यान से देखिएगा और प्रश्न को ध्यान से कीजिएगा। ठीक, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का भाववाचक संज्ञा चुनिए। प्रश्न ऐसे आएगा एग्जाम में। ठीक, और आपको कैसे प्रश्नों में घुमाया जाता है उसका एक नमूना है। रवि श्याम की तुलना में बहुत स्पेस दे दिया है। अब ध्यान से सुनिएगा, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का भाववाचक संज्ञा चुनिए। मतलब कि इसमें जो भी शब्द फिट बैठ रहा है, इस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो भी शब्द होगा उसका भाववाचक संज्ञा चुनना है, वो नहीं चुनना है, भाववाचक संज्ञा चुनना है। तो अब इसे जैसे अगर आप ये ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा कि आप सोचेंगे कि रवि श्याम की तुलना में बहुत, अब गुड़ी, लंबा, समूह, ईमानदारी, आप क्या करेंगे, लंबा लगा देंगे, लेकिन ना, लंबा नहीं होगा। अब यहां जो शब्द है उसका भाववाचक संज्ञा, यहां शब्द होना चाहिए लंबा, तो भाववाचक संज्ञा लंबा तो नहीं, विशेषण है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ईमानदारी। यहां सही क्या होगा, ईमानदारी। क्यों? क्योंकि यहां ईमानदार शब्द हो सकता है, लंबा हो सकता है, ईमानदार हो सकता है, लेकिन चूंकि उस शब्द का भाववाचक बनाना है तो लंबा नहीं होगा, क्या होगा, ईमानदारी होगा। क्लियर? तो ऐसे प्रश्नों को मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सवर्ण संधि से निर्मित नहीं है? सवर्ण संधि निर्मित शब्द नहीं है। अब सवर्ण, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मेरे बताने से पहले आपका कमेंट आए कि गुरूपदेश, सचिंद्र, दुरुपयोग, सत्यार्थ, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा सही है। प्रश्न पूछ रहा है सवर्ण संधि निर्मित शब्द नहीं है, तब इसमें सवर्ण निर्मित संधि कौन सा नहीं है, तो वो सी ऑप्शन सही है। अब क्यों, ध्यान से सुनिएगा, ये लिखा है सवर्ण, क्या लिखा है, सवर्ण। अब सवर्ण का मतलब अ प्लस अ या अ आ, ऐसा, ये क्या है, सवर्ण यानी कि समान वर्ण। ठीक, उसी तरीके से ई धन ई बराबर ई होता है, ये भी समान वर्ण वाले सब। अब उ प्लस उ, ये भी समान वर्ण वाली संधियां हो जाएंगी। तो अब इसमें देखिए लिखा है गुरुधन उपदेश, तो गुरुधन उपदेश में संधि कौन सी हुई है, उ प्लस उ की हुई है, तो ये नहीं होगा। पूछ रहा है कि सवर्ण संधि निर्मित शब्द नहीं है। ये लिखा है सचिंद्र, तो ये क्या बनेगा, सची धन इंद्र। ठीक है, सची धन इंद्र, यानी कि ई प्लस ई होगा, इसमें होगा ना। ये लिखा है सत्य धन अर्थ, सत्य धन अर्थ लिखा हुआ है, अर्थ यानी कि ये अ प्लस अ होगा, ये नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें क्या है, विसर्ग संधि है, दुह प्लस उपयोग, दुह प्लस उपयोग, दुरुपयोग, ये विसर्ग संधि है। यह विसर्ग में स्वर उ लगा हुआ है, यहां पर उ प्लस उ, ई प्लस ई या अ प्लस अ लगा हुआ है। तो याद रखिएगा सवर्ण संधि निर्मित शब्द नहीं है, तो हो गया दुरुपयोग। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो भी प्रश्न आपको एकदम लाजवाब लगे, शानदार लगे, तो कमेंट कीजिएगा, और प्लीज मैं सिर्फ आपसे इतना कर रहा हूं, किसी के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आपका साथ रहेगा तो जाहिर सी बात है, मैं जो कुछ मेहनत कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं, बस आपको थोड़ा सा साथ चाहिए। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है?
ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? नहीं किया गया है, क्या नहीं किया गया है, इस पे आपको ध्यान देना होगा कि नहीं किया गया है। अब वाक्य देखिएगा, आज के बाद से कोई लड़का नहीं आएगा। अब आज के बाद से कोई लड़का नहीं आएगा, क्या इसमें विशेषण है कि नहीं है? महाकुंभ में क्यों नहीं आए, इसमें भी देखना है कि विशेषण है कि नहीं है। तुम्हारी समस्या खत्म नहीं होती, बूढ़े मां बाप की सेवा करो। अब ये 4 वाक्य इसमें बताना है कि किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। तो जरा देखा जाए इसमें किसी में विशेषण का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ। आज के बाद से कोई लड़का, ये विशेषण का प्रयोग हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया। कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया। ये कोई जो है ना, ये सर्वनाम नहीं है, ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता के लिए प्रयोग किया जाए, या अपनी भाषा में अगर बात करें तो संज्ञा को हटाए बिना ही सर्वनाम का प्रयोग कर दीजिए तो सर्वनामिक विशेषण होता है। ठीक, महाकुंभ में क्यों नहीं आए? अब इसमें देखिएगा, कुंभ की विशेषता है महा, होता है ना, अर्धकुंभ, महाकुंभ। तो ये महा शब्द कुंभ के आगे लगा हुआ है, ये हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तुम्हारी समस्या खत्म नहीं होती, इसमें कोई विशेषण नहीं है। तुम्हारी, मैं तुमको कह रहा हूं, समस्या भाववाचक संज्ञा है, खत्म नहीं होती क्रिया हो गया। तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही था। अब यहां तो साफ साफ लिखा है बूढ़े माँ बाप, माँ बाप की विशेषता है कि बूढ़े हैं लोग, इसमें भी क्या हो जाएगा? इसमें भी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा पूछा था कि निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो सी ऑप्शन सही होगा, तुम्हारी समस्या खत्म नहीं होती। ठीक है, चलिए चला अगला प्रश्न। वो जानता था कि मैं नहीं आऊंगा, वो जानता था कि मैं नहीं आऊंगा, एक वाक्य आपके सामने है और बताना है कि इसमें कौन सा उपवाक्य है। इस वाक्य में किस उपवाक्य का प्रयोग किया गया है? उपवाक्य 3 प्रकार का, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये याद रखिएगा, ये तीनों विशेषण, तीनों उपवाक्य को समझिएगा, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। और तीनों से याद रखिएगा कि प्रश्न आते जरूर हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें से कौन सा उपवाक्य है, या लिख लीजिएगा संज्ञा उपवाक्य। अच्छा, संज्ञा उपवाक्य, फिर उसके बाद से हो जाएगा विशेषण उपवाक्य और फिर हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब इसमें जो है कि मैं जानता था कि वो जानता था कि मैं नहीं आऊंगा, तो इसमें हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य। सर्वनाम उपवाक्य तो कोई होता नहीं, तो बातें खत्म हो गया। अब संज्ञा उपवाक्य में याद रखिएगा, बड़ा आसान तरीका है पहचानने का। अगर कहीं आपको की दिखे तो बेहिचक लगा दीजिएगा, क्या? संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, बेहिचक लगा दीजिएगा। ठीक है, इसका एक तरीका यह भी होता है कि ये जो इतना उपवाक्य हिस्सा है और फिर ये अंतिम है, तो वो जानता था, इस उपवाक्य के लिए आप सवाल कीजिए क्या, आप सवाल कीजिए क्या, और इसका जवाब दूसरे उपवाक्य में मिल जाएगा। इस उपवाक्य के साथ क्या का सवाल कीजिए और इसका जवाब आपको दूसरे उपवाक्य में मिल जाएगा। वो जानता था और पूछिए क्या, तो इसका जवाब आपको मिल रहा है कि मैं नहीं आऊंगा। एक तरीका यह है, या फिर जहां पर भी आपको की दिख जाए लगा दीजिए। बात समझना ही ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके,
इसके लिए एक शब्द क्या होगा, जरा कमेंट करके बताइए। मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप कमेंट करके बताएं, इसलिए कि यह बेहद ही आसान प्रश्न है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? ठीक है, अतीन्द्रिय कहा जाता है, या अगोचर कहा जाता है, या इंद्रजीत कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उसे कहा जाता है गोचर। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है गोचर। प्रश्न कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे अगोचर भी कहा जाता है, उसे अतीन्द्रिय भी कहा जाता है। जो इंद्रियों की पहुंच से दूर हो, कभी कभी याद रखिएगा दोनों में से जो इंद्रियों की पहुंच से दूर हो उसे अतीन्द्रिय कहा जाता है, जिसे इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर कहा जाता है। और कभी कभी दोनों ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, तो खैर न हो, न जाना जा सके, उसके संदर्भ में अतीन्द्रिय या अगोचर होगा ना। लेकिन मैंने क्या पूछा है? जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके। तो जब हो सके होगा तो फिर क्या हो जाएगा? गोचर हो जाएगा, गोचर। बात समझ में आई? इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला के संदर्भ में इंद्रजीत शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? शानदार प्रश्न, और ये प्रश्न बनना चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न जो है बनना चाहिए। वाणी का डिक्टेटर, ये कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? ठीक, पहली बात तो ये जाए, एक चीज तो सामने क्लियर ही हो गई कि भाई कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा गया है। एक तो यही क्लियर हो गई कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा गया है। लेकिन मैंने पूछा कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक बड़ा ही शानदार योगदान है हिंदी साहित्य के काल विभाजन में। दो लोगों का योगदान है, पंडित रामचंद्र शुक्ल का और हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 4 भागों में हिंदी साहित्य के काल विभाजन जब किया है तो 4 भागों में बांटा है। ठीक है, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये 4 भागों में बांटा है। इससे पहले रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में बांटा है। आदिकाल को वो वीर गाथा काल कहते हैं, फिर भक्ति काल कहते हैं, रीति काल कहते हैं, इस तरह से। तो इन 2 लोगों का बहुत बड़ा योगदान है हिंदी के काल विभाजन। आज के डेट में अगर हम हिंदी के काल विभाजन के तौर पर हम लोग पढ़ते हैं कि पहले भारतीय युग होगा, फिर उसके बाद द्विवेदी युग होगा, फिर ऐसे जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं इन लोगों के योगदान के बदौलत ही पढ़ रहे हैं। खैर, तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? ध्यान से, अशुद्ध पूछा जा रहा है, अशुद्ध पूछा जा रहा है, शुद्ध नहीं, अशुद्ध बताना है कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। क्या जगत गुरु ऐसे ही लिखा जाता है? क्या यह शुद्ध है? विद्युत ज्योति ऐसे ही लिखा जाता है? क्या वो अशुद्ध है? अनधिकार क्या ऐसे ही लिखा जाता है? या ये अशुद्ध है? या फिटकरी ऐसे ही लिखा जाता है? या फिर ये भी अशुद्ध है? तो याद रखिएगा सही आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, विद्युत ज्योति ऐसे नहीं लिखा जाता है। क्यों? देखिए, जगत गुरु ऐसे लिखा जाता है, कभी कभी अगर लिख दे ऐसे जगत गुरु तो बात वही है। ठीक है, जो मैं ऐसे लिखा हूं। अनाधिकार ऐसे लिखा जाता है, गलती आपसे कराया जाएगा तो ये अनाधिकार दिखेगा, लिखा होगा अनाधिकार। अनाधिकार लिख दे तो समझिए गलत हो जाएगा। फिटकिरी में भी गलती कैसे कराई जाती है? फिटकिरी में भी अगर लिख दे फिटकरी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिटकरी लिख दे तो गलत हो जाएगा। हाँ, विद्युत ज्योति ऐसे नहीं लिखा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि तो के बाद चो या छो आए तो चो में परिवर्तित हो जाता है। तो के बाद अगर जो या झो आए तो जो में परिवर्तित हो जाता है। इसी नियम के आधार पर होता है उत, धन, ज्वल,
क्या होता है? उत्धन ज्वल, तो बनता है उज्ज्वल, बनता है ना उज्ज्वल। और उज्ज्वल बहुत बार पूछा गया है कि ज 2 बार आता है और दोनों बार आधा आता है। तो अब एक बात बताइए, अगर लिख दिया जाए विद्युत, क्या लिखा है? विद्युत, और पीछे से आ जाए ज्योति, तो विद्युत ज्योति, तो के बाद जो आए तो भी जो में परिवर्तित हो जाता है। अब जब तो भी जो में परिवर्तित होगा तो बनेगा, याद रखिएगा, विद्युत ज्योति। क्या बनेगा? विद्युत ज्योति बनेगा। जो 2 बार होगा विद्युत ज्योति बनेगा। क्या बनेगा? विद्युत ज्योति बनेगा। क्लियर? अगले प्रश्न पे चलते हैं जरा। कौन सा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है? ये 4 पुरस्कार आपको हिंदी साहित्य के दिख रहे हैं आपके सामने। सरस्वती सम्मान, बिहारी सम्मान, साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान। 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट करके बताना है इसमें से कौन सा भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर सब तो भारतीय सरकार देता है कि नहीं? आप तो कह सकते हैं ना कि सब तो भारतीय सरकार देता है, उसमें परेशानी क्या है? लेकिन ना, क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? और लाइक तो जरूर कीजिएगा। जो प्रश्न अच्छा लगे उस प्रश्न के हिस्से में लाइक और कमेंट बनता है। चलिए, तो कौन सा पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है? जरा ध्यान से देखिएगा, एक एक करके देख लिया जाए। 2 पुरस्कार का नाम याद कर लीजिएगा। एक है ज्ञानपीठ, ठीक, और एक साहित्य अकादमी, ठीक है, साहित्य अकादमी। ये 2 याद कर लीजिएगा। ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो साहित्य अकादमी इसका सही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सरस्वती सम्मान, बिहारी सम्मान, व्यास सम्मान, ये 3 आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें 3 और जोड़ लीजिए। कौन कौन सा? इसमें जोड़ लीजिए सरस्वती सम्मान, बिहारी सम्मान, व्यास सम्मान, और एक और जोड़ लीजिए वाचस्पति सम्मान, ठीक। फिर जोड़ लीजिए शंकर सम्मान, फिर जोड़ लीजिए घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है, पुरस्कार। तो कितने हुए आपके सामने? एक सरस्वती सम्मान, बिहारी सम्मान, व्यास सम्मान, वाचस्पति सम्मान, शंकर सम्मान और घनश्याम दास बिड़ला सम्मान। ये जो आपको 6 सम्मान दिखाई दे रहे हैं, ये सम्मान 1991 ईस्वी में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया। कृष्ण कुमार बिड़ला द्वारा ये 6 पुरस्कार शुरू किया जा रहा है। कब? 1991 में, ठीक है। तो ये भारत सरकार नहीं देता है, ये के बिड़ला फाउंडेशन देता है। आज भी तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, तो याद रखिएगा के बिड़ला फाउंडेशन, बिहारी सम्मान, व्यास सम्मान, वाचस्पति सम्मान, शंकर सम्मान और घनश्याम दास बिड़ला सम्मान। हालांकि ये वाचस्पति, शंकर और घनश्याम दास आज के डेट में नहीं दिया जा रहा, सरस्वती, बिहारी और व्यास सम्मान दिया जा रहा है। कमेंट करके बताइए कि पहला व्यास सम्मान किसे दिया गया। कमेंट करके बताइए कि पहला व्यास सम्मान किसे दिया गया है। आपके कमेंट का इंतजार है मुझे। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। अचूक, जत्था, त्योहार, ताप। 4 शब्द आपके सामने हैं। अचूक, जत्था, त्योहार, ताप। इसमें से तत्सम बताना है। तो चलिए, इसका सही होगा ताप। अब ताप तत्सम है किसका? ये किसका तत्सम है? किस शब्द का?
मतलब कि इसका तद्भव तो कोई होगा ना। यह है ताव, ताव, बहुत ताव में हो, तो कहते हैं ना बहुत ताव उसको आ गया, तो ताव का तत्सम होता है ताप, ताव का। ठीक, ताव। अब अचूक ये तद्भव है। अब किसका तद्भव है? ये हो जाएगा अमोघ, अमोघ का ये तद्भव हो जाएगा। त्योहार का होता है तत्सम तिथिवार। क्या होता है? तिथिवार। जत्था का जो तत्सम होगा वो होगा यूथ। क्या होगा? यूथ होगा। जत्था का तत्सम यूथ होगा। अब बाकी ये आपको दिख ही रहा है कि ताप जो है ये तत्सम था किसका? ताप का। चलिए, ये लड़का क्या कर रहा है? ये लड़का क्या कर रहा है? इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? विशेषण बताना है। इसमें ये पूरा का पूरा जो वाक्य आपको दिखाई दे रहा है इसमें कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, या प्रश्नवाचक विशेषण है, या सार्वनामिक विशेषण? कमेंट करके जरा बता दीजिए। ठीक, चलिए ये भी जान लिया जाए कि कौन सा विशेषण है। तो ये सार्वनामिक विशेषण है। अब सार्वनामिक विशेषण है, कैसे सार्वनामिक विशेषण है जरा ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो अगर आपको मैं बता दूं कि प्रश्नवाचक विशेषण तो कोई होता ही नहीं, बात खत्म हो गई। अगर दिमाग आपको वहां तक जा रहा होगा तो थोड़ा सा कंट्रोल में रहिएगा कि प्रश्नवाचक विशेषण तो कुछ होता नहीं है। विशेषण चार प्रकार के होते हैं। एक गुणवाचक विशेषण, ठीक है, गुणवाचक, सार्वनामिक, सार्वनामिक, इसी को कहीं कहीं संकेतवाचक भी लिखा गया है। फिर परिमाणवाचक और संख्यावाचक, संख्यावाचक, ये विशेषण होता है। चार प्रकार के विशेषण होते हैं। अब ये सार्वनामिक विशेषण है ये लड़का, ये लड़का। अब ध्यान से दीजिएगा, अगर आप को मैं थोड़ा सा बता ले जाऊं तो अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से आप क्या देखेंगे, चलिए ये देखिएगा ध्यान से। ठीक, अगर लिखा हो लड़का, लड़का आया है, आया है, ठीक है। सर्वनाम की परिभाषा ये कहती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को कहा जाता है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को कहा जाता है सर्वनाम। तो ये संज्ञा आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना संज्ञा। अब संज्ञा शब्द को मैं हटा दूं यहां से, यानी संज्ञा के स्थान पर, तो मैं कह दूं कि कोई, कोई, ठीक है, यहां से हटा दिया मैं और मैं कह दिया कोई। तो जब कोई कह दिया तो कोई हो गया। अब कोई आया है, कोई आया है, ये हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब कोई के जगह पे कुछ और रख लीजिए, आप कोई के जगह पे कुछ और रख लीजिए। यहां कह दीजिए कि वह, वह, ठीक है, वह। अब कह दीजिए आया है, आया है, ये हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो ये संज्ञा हटाया ही नहीं, मैं यहीं लिख दूं कोई, या मैं यहीं पे लिख दूं वह, तो यही हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। जब लिखा जाए कि वह लड़का, वह लड़का पढ़ रहा है, वह लड़का पढ़ रहा है, तो ये क्या है? ये सर्वनाम नहीं है, याद रखिएगा। ये क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण है, ये सर्वनाम नहीं है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या था कि ये लड़का क्या कर रहा है, तो ये सर्वनाम शब्द,
लड़के के लिए ही प्रयोग किया गया है। लड़का यानी कि संज्ञा शब्द तो हटाया ही नहीं गया, तो जब हटाएंगे नहीं तो फिर वो सर्वनाम नहीं होगा, वो सर्वनामिक विशेषण होगा। तो इसमें कौन सा विशेषण प्रयोग किया गया है? इसमें सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। चलिए, निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? बढ़िया प्रश्न, जरा इस पर भी ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किसमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुमने भी सुना था? कोई बाहर आया है, बस अभी मैं आ गया हूं, बस अभी मैं आ रहा हूं, कर लीजिएगा, आ रहा हूं, बस अभी मैं आ रहा हूं। ठीक है, यहां थोड़ा सा बताइए, इसमें किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तुम क्या करना चाहते हो, एक तो तुम यहां आपको दिख रहा है, क्या करना चाहते हो ये क्या दिखाई दे रहा है। सर्वनाम का प्रयोग हुआ है ना? एकदम हुआ है। तुम भी, आपका कोई नाम होगा, आपके नाम के स्थान पर मैं तुम शब्द का प्रयोग कर दिया तो हो गया सर्वनाम। क्या करना चाह रहे हो, कोई क्रिया होगी, उसके स्थान पर मैंने क्या का प्रयोग कर दिया। अब यही सही है, सेकेंड ऑप्शन। क्या तुमने भी सुना था, क्या ये आश्चर्य के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, ये निपात हो है, ये विस्मयादि बोधक शब्द के रूप में प्रयोग किया गया, विस्मयादि बोधक अव्यय के रूप में प्रयोग किया गया। क्या आश्चर्य के रूप में, आप इसे निपात कह सकते हैं, निपात के तौर पर प्रयोग किया गया। और ये अगर यहीं पर, हालांकि ये विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है, अगर विस्मयादि बोधक होता यहां विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिया जाता, लेकिन ये नहीं लगा है, तो ये पूरा का पूरा तरह से अव्यय के तौर पर प्रयोग किया गया है, निपात के लिए, ये निपात के लिए प्रयोग किया गया है। अगर मैं यहां कहता कि तुम क्या सुने थे, तुमने क्या सुना था, तो जब वहां तुमने क्या सुना था होता ना, तो क्या जो है वो किसी खबर या गाली या बात के लिए प्रयोग किया और उसको हटा के हमने प्रयोग किया क्या, तो फिर वहां पर वो सर्वनाम हो जाता। लेकिन मैंने यहां पर क्या एक निपात के रूप में प्रयोग किया, सिर्फ ये पूछा तुमने भी सुना था। ठीक, कोई बाहर आया है, ये कोई शब्द किसी संज्ञा के लिए प्रयोग किया गया है। बस अभी मैं आया हूं, ये समय के लिए प्रयोग किया गया, अनिश्चयवाचक। बात समझ में आ गई? तो क्या तुमने भी सुना था, यही है, ये सर्वनाम का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। चलिए अगला, अच्छे लड़के बड़े लोगों से मर्यादित व्यवहार करते हैं। इस वाक्य में कितने विशेष्य, कितने विशेष्य और कितने विशेषण, तो बताना है। ये जो ऊपर आपको वाक्य दिखाई दे रहा है, अच्छे लड़के बड़े लोगों से मर्यादित व्यवहार करते हैं, इसमें कितने विशेष्य हैं और कितने विशेषण हैं। तो चलिए जरा देखा जाए। अच्छे लड़के, अब लड़के के लिए प्रयोग किया गया है अच्छे, बड़े लोगों यानी कि लोगों के लिए प्रयोग किया गया है बड़ा, मर्यादित व्यवहार, तो व्यवहार के लिए प्रयोग किया गया है मर्यादित। ठीक है, लड़के कैसे हैं, अच्छे हैं, लोग कैसे हैं, बड़े हैं, और व्यवहार कैसा है, मर्यादित है। यानी कि आपको दिखाई दे रहा होगा तीन विशेषण और तीन विशेष्य दिखाई दे रहा होगा। तो कुल मिला के ऑप्शन कौन सा बनेगा हमारा, सी ऑप्शन बन जाएगा कि तीन विशेषण और तीन विशेष्य बन जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन द्विज का अर्थ नहीं है? द्विज, द्विज का अर्थ नहीं है बताना है, याद रखिएगा, नहीं है बताना है, नहीं है। ठीक है, इसको बाद में बताइएगा, पहले ये बताइए कि प्रश्न जो है उसका लेवल कैसा है और प्रश्न अच्छे हैं या खराब है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या ये सभी के सभी प्रश्न आपको एग्जाम में फायदा पहुंचाने वाले हैं कि नहीं है? मेरी कोशिश सार्थक हो रही है कि नहीं हो रही है? जब तक आप कमेंट करके नहीं बताएंगे फिर मैं कैसे जान पाऊंगा? मैं तो यही जान रहा हूं ना कि जो मैं कर रहा हूं वो बहुत अच्छा कर रहा हूं। देखिए हर आदमी आज के डेट में जो लोग भी क्लास लेते होंगे, वीडियो बनाते होंगे, यूट्यूब पे होंगे, सबको यही जानता होगा कि मेरी कोशिश सबसे बढ़िया है, जो अपनी कोशिश करता होगा। हाँ, जो लोग कट पेस्ट चोरी करते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं भी मेहनत कर रहा हूं। तो आप जब कमेंट करके बताएंगे, जैसे जाहिर सी बात है भाई,
आप कई लोगों से पढ़ते होंगे, तो कंपेयर करते होंगे, तो प्रश्नों का लेवल कैसा है, मेरी कोशिश कैसी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इतनी आपसे उम्मीद मैं कर रहा हूं। ठीक, चलिए, निम्न में से कौन द्विज का अर्थ नहीं है? तो देखिएगा, द्विज का अर्थ चंद्रमा होता है। हालांकि द्विजराज भी कहा गया है चंद्रमा को, तो चंद्रमा होता है। द्विज का अर्थ तारा होता है। द्विज का अर्थ दांत होता है। द्विज का अर्थ दांत होता है। द्विज का अर्थ ब्राह्मण होता है। ठीक है, द्विज का अर्थ क्षत्रिय होता है। द्विज का अर्थ पक्षी होता है। क्षत्रिय होता है। द्विज का अर्थ सूर्य नहीं होता। तो निम्न में से कौन द्विज का अर्थ नहीं है? चलिए अगले प्रश्न पे, जलज में कौन समास है? ये प्रश्न मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कैसा लगेगा, ये तो आप बताएंगे तभी मैं जान पाऊंगा, लेकिन है लाजवाब, है शानदार। जलज में कौन सा समास है बताना है। इसमें कहीं बहुव्रीहि का ऑप्शन नहीं है। अलुक तत्पुरुष, हालांकि तत्पुरुष के अंग है, अलुक तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष, न तत्पुरुष। ठीक है, तो जलज में हो जाएगा उपपद तत्पुरुष समास। अब कैसे होगा जरा ध्यान से सुनिएगा। इसकी परिभाषा यह कहती है कि द्वितीय पद, यानी कि ये दूसरा वाला पद, समास में याद आपको पता है समास में दो पद होते हैं, दो पद ऐसे होता है, तो दूसरा पद स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं रखता। दूसरा वाला जो पद होता है वह स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं रखता, लेकिन प्रथम पद के साथ लगते ही पूर्ण अर्थ प्रदान करने लगता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि जो मने, तो आप कहेंगे कुछ नहीं। जो से जहाज पढ़ाया गया बचपन में हम लोगों को, लेकिन जो का मतलब कुछ नहीं होता, बात खत्म। गौ मने कुछ नहीं, कौ मने कुछ नहीं। ठीक है, प्रत्येक वर्ड का अपना कोई अर्थ नहीं होता है जब तक उसको किसी में ढाला ना जाए। तो ज का तो मतलब कुछ नहीं, लेकिन आगे शब्द जो ही लगेगा जल। अब जल के साथ जब ये ज बन के समासिक रूप तैयार होगा, तो ज का हम अर्थ निकाल देते हैं, कहते हैं जन्म लेने वाला। जन्म लेने वाला, या समझ में आ गई बात ना? ठीक है, तो अच्छा एक और ले लीजिए, ज्ञ का मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन अब आप लगा दीजिए बहु, तो कहते हैं बहुज्ञ, बहुज्ञ। ठीक है, गौ, गौ माने कुछ नहीं, लेकिन आप लिखिए उर। उर का मतलब पेट या छाती या सीना, उरग, यानी कि उर से गम। अब यहां गौ का अर्थ निकलेगा गमन करने वाला, गमन करने वाला। ठीक है, तो उरग हो जाएगा। उरग का मतलब सांप होता है। तो ये होता है कौन सा? उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? उपपद तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए, निरंक में कौन सी संधि है? निरंक में कौन सी संधि है? यड़ स्वर संधि, व्यंजन संधि, अयाद्य स्वर संधि या विसर्ग संधि? आपको बताना है निरंक, ये शब्द है निरंक, इसमें कौन सी संधि है? ठीक है, तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है, आप तोड़ लिए होंगे। निह धन अंक, निह धन अंक। अब जब निह धन अंक तोड़ लिए होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं क्या है? विसर्ग संधि है। निह धन अंक विसर्ग संधि है। ठीक है, ये तो आसान था। कौन सा वर्णिक छंद है? कौन सा वर्णिक छंद है? हरिगीतिका, मालिनी, उल्लाला या वरवै? तो वर्णिक छंद कौन सा है? मालिनी है। ठीक है, हरिगीतिका, उल्लाला, वरवै ये वर्णिक छंद नहीं है, ये मात्रिक छंद है। अच्छा, मात्रिक छंद में याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा चौपाई। चौपाई, चौपाई में कितनी मात्राएं? तो आप कहेंगे 16। आपसे पूछा जाएगा रोला, रोला में कितनी मात्राएं? तो 24। आपसे पूछा जाएगा गीतिका में कितनी मात्राएं? तो गीतिका में हो जाएगी 26 मात्राएं। ठीक है, फिर उसके बाद से हरि गीतिका, हरि
गीतिका, तो हर गीतिका में कितनी मात्रा, तो आप कहिएगा 28। ये सब के सब सममात्रिक हो जाएंगे, सममात्रिक। फिर आपसे पूछा जाएगा कि दोहा में, तो दोहा में याद रखिएगा तब आप कहिएगा 13 11, यानी कि अर्ध सममात्रिक है, आधा एक समान और आधा एक समान। सोरठा में पूछे तो सोरठा में बता दीजिएगा 11 13। ठीक, आपसे पूछे बरवे, बरवे तो बरवे में बता दीजिएगा 12 7। और आपसे कहे उल्लाला, उल्लाला याद है ना, उल्लाला में 15 13 बता दीजिएगा। और ये 4 याद कर लीजिएगा, इसी से पूछा जाता है, इससे पूछा जाएगा। ये हो जाएगा अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक। और 2 याद कर लीजिएगा, कुंडलिया और छप है वो विषम मात्रिक। ठीक है, चलिए मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी थी? पहली कहानी पूछा जा रहा है, पहली पहली। ठीक है, तो पहली कहानी याद रखिएगा पंच परमेश्वर। मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी है पंच परमेश्वर। मंगल सूत्र के साथ एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मंगल सूत्र, उनकी रचना है मंगल सूत्र। कमेंट करके जरा बताइए कि मंगल सूत्र के साथ कौन सा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ये कमेंट करके जरा बता दीजिए। तो गवीश में कौन सी संधि है? गवीश में कौन सी संधि है? गवीश क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। गवीश, गवीश एक ऐसे ही बनता है रवीश, तो रवीश में होगा रवि धन ईश, तो हो जाएगा रवीश, ई प्लस ई बराबर ई। लेकिन यहां पूछा गया है गवीश, गवीश में कौन सी संधि होगी? तो अगर आप कह दिए कि गवि धन ईश, अगर आप गवि धन ईश कह दिए तो आप फेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। इसकी संधि क्या होगी? इसकी संधि होगी, संधि विच्छेद जो होगा वह गो धन ईश होता है, गो धन ईश होता है। अब ये अयाद स्वर संधि है, ओ के बाद भिन्न स्वर आए, ओ के बाद भिन्न स्वर आए तो अव में परिवर्तित हो जाता है, अव में। तो ये जो देखिएगा ये ग है, ग में क्या है, किस चीज की मात्रा लगी है? ओ की लगी है ना, ओ की लगी है ना, तो ग से मैंने ओ अलग कर दिया। अब पीछे से क्या आ रहा है? बड़ी ई। तो ओ के बाद भिन्न स्वर आए तो ओ किसमें परिवर्तित होगा? अव में, अव में। और पीछे से जैसा स्वर वैसी मात्रा, तो हो जाएगा अवी, अवी हो जाएगा ना, अवी। और बचा यहाँ पर क्या? सिर्फ श। तो ये ग यहाँ पर आधा था, अब जब इसको जोड़ेंगे तो ग पूरा होगा, ग वी श, तो हो जाएगा गवीश, हो जाएगा गवीश हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई ना? तो गोधन ईश बराबर होता है गवीश, तो इसका सही हो जाएगा अयादि स्वर संधि। चलिए अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा, तरड़ी तरड़ी बड़ी पूछा गया है, तरड़ी 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 बड़ी, तरड़ी तरड़ी होता है। सूर्य नाव नदी, सूर्य नाव नदी, सूर्य नदी क्या होता है? तरड़ी तरड़ी। सबसे पहले जान लीजिए तरड़ी तरड़ी क्या होता है। तरड़ी ण पे छोटी की मात्रा, तरड़ी ण पे बड़ी की मात्रा, र पर छोटी की मात्रा, ड़ पर बड़ी की मात्रा, तरीड़ी, तरूड़ी, र पर उ की मात्रा, फिर अड़ पर बड़ी की मात्रा, फिर तुड़ीर। अब ये कितने हो गए? 5, कुल 5 शब्द हैं। अब इनके अर्थ सुनिएगा। जिसके अण पे छोटी की मात्रा होगी वो हो जाएगा सूर्य, अण पे बड़ी की मात्रा होगी हो जाएगा नाव, र पर छोटी की मात्रा, अण पर बड़ी की मात्रा, ये हो जाएगी नदी, र पर उ की मात्रा, अण पर बड़ी की मात्रा, युवती, युवती। और तुड़ीर का मतलब होता है तरकश, बाण रखने वाला, याद है? अब जरा बता दीजिए कौन सा सही होगा, बता दीजिए तो कौन सा सही होना है।
तरड़ी, बड़ी की मात्रा पहले है। अब देखिए बड़ी की मात्रा यानी कि नाव होगा, और नाव एक ही पहले दिया हुआ है, ये बाद में तरड़ी दिया हुआ है, तरड़ी दिया है नदी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सही हो गया। अब आज का आखिरी प्रश्न देख लीजिए। वह दिन भर खेलता है। क्या करता है? दिन भर खेलता है। दिन भर खेलता है। आप दिन भर पढ़ते हैं, है ना? तो वह दिन भर खेलता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? इस वाक्य में हो जाएगा अधिकरण कारक। कैसे हो जाएगा? अधिकरण कारक का मतलब समझिएगा कि जहां भी क्रिया के लिए जगह, क्रिया के लिए जगह का उल्लेख हो जाए और क्रिया के लिए समय का उल्लेख हो जाए, तो दोनों, ये दो शब्दों का जब उल्लेख हो, क्रिया के लिए जब जगह का और क्रिया के लिए जब समय का उल्लेख हुआ हो, तो वहां पर कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक। ये समय को बता रहा है कि दिन भर खेलता है, क्रिया का समय बता रहा है, दिन भर खेलता है। ठीक, परसों आएगा, 2 साल बाद आया है, 2 साल से पढ़ रहा है, ठीक है, दिन भर खेलता है, ये सब अधिकरण कारक होता है। सिर्फ में पर मत खोजिएगा, में पर मत खोजिएगा। जगह, घर में बैठा है, अगर उसके जगह पर अगर मैं ये कह दूं कि नदी किनारे बैठा है, तो उसमें में पर तो नहीं है ना। तो जब में पर नहीं है तो बस इतना याद रखना है कि जगह को तो बता रहा है। घर में बैठा है, छत पर बैठा है, उसी तरह मैंने कह दिया कि नदी किनारे बैठा है, दर दर भटकता है, यही तो है। तो जब भी क्रिया के लिए जगह और समय का उल्लेख हुआ हो तो समझ जाइए कि अधिकरण कारक है। क्या है? अधिकरण कारक है। ठीक है, अब बताइए आज का ये सेशन कैसा लगा? अगर शानदार, जबरदस्त लगा हो तो बताइएगा जरूर। इसको किस तरीके से कंटिन्यू किया जाए, इसमें कितना सुधार हो सकता है, ठीक है, यही बताइएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा या लाइव अच्छा लगा, ये भी बात जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ, ठीक है, ठीक इसी टाइम पर, और इसी टाइम पर आप तैयार रहिएगा, आपसे मुलाकात जरूर होगी।